इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अध्याय 13 नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन भाग 2, जिसमें हम जहां से पहले छोड़े थे वहां से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़े नए, क्या पढ़े हो अभी तक ले? नए और अप्रत्याशित। नया लेखन का मतलब समझ गए। अब अप्रत्याशित लेखन के बारे में भी मैंने बता चुका हूं। अप्रत्याशित मतलब कम समय में एक अच्छा सुसंवित और सुसंगीत लेखन लिखकर, चाहे लेख लिखकर आप दे देते हो, लिख देते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। एकदम परीक्षा के जैसा ना, वैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। तो सुसंबद्धता और सुसंगति को, सुसंबद्धता अच्छे से सजाकर चाहे अच्छे से लगाकर, तो उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एक मोटा उदाहरण दिया गया है। कौन सा उदाहरण दिया गया है? मान लीजिए मौसम की चर्चा करते करते आप एकाएक राजनीति पर बात करने लगते हैं। मौसम की चर्चा करते करते राजनीति में ढुक जाते हैं, चले जाते हैं, और ऐसा करने का कोई ठोस आधार या कारण, मसलन सामान्य के आधार पे, यहाँ पर सामान्यता के आधार पर कोई व्यंग करना या इन दोनों का कोई पारस्परिक प्रभाव रेखांकित करना प्रकट न हो, तो आपकी बातों में संबंधता का अभाव दिखेगा, बहुत ज्यादा दिखेगा आपको इसमें। कैसे? फिर से समझो। अगर आप मौसम की चर्चा करते करते राजनीति में चले जाते हैं, तो ऐसा करना कोई ठोस आधार या कारण मसलन नहीं हो सकता ना। समानता के आधार पर कोई व्यंग करना या इन दोनों का कोई पारस्परिक प्रभाव रेखांकित करना प्रकट न हो, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हम उसके भाव को प्रकट करने के लिए राजनीति में जा रहे हैं, नहीं। तो आपकी बातों में संबंधता का अभाव दिखेगा। संबंधता मतलब क्या हो जाएगा? जो आप भटक जाते हो अपने क्षेत्र से, तो संबंधता का भाव आपके बात में दिखेगा। ठीक है, अगर आप मौसम के में रहकर मौसम में रह जाते तो उसको सुसंगीत बोलते, कि सुसंगीत भाव आपके अंदर दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर अभाव हो गया। और इसी तरह मौसम की चर्चा करते हुए आप किसी खास दिन, समय या स्थान के मौसम को एक बार खुशगवारा बताएं, मतलब दूसरे दिन का चाहे दूसरे कभी मौसम के बारे में बताएं कि बहुत अच्छा था। दूसरी बात उबाऊ, मतलब देखो यहाँ पे सीधा लिख रहा है, दूसरी बार उबाऊ, तो आपकी बातें असंगत जान पड़ती है, मतलब उस संगति की नहीं है, असंगत जान पड़ती है। क्योंकि जिस मौसम में चल रहे उसी मौसम में चलो ना, पिछला अगला मौसम क्या होता है, इसलिए वो असंगत हो जाएगा। तो ना ही असंगत करो, ना संबद्धता करो, मतलब कि उस संबंध से हटो, ना उस संगठन से हटो, चाहे उस संगत से हटो, एक संगत से बने रहो। आप अपनी कही हुई बातों को इस तरह खुद ही झुठला दें, आप अपनी कही हुई बातें को इस तरह झुठला दें, तो कौन आपको पढ़ना चाहेगा? नहीं पढ़ेगा जी आपको कोई भी। इसलिए बोला जा रहा है कि चाहे वह आपके संस्मरणात्मक हो या रेखा चित्रात्मक हो अथवा वैचारिक, उसकी सुसंबद्धता और सुसंगठितता के प्रति हर लेखक को सचेत होना चाहिए कि उनको अपने सुसंबद्धता और सुसंगठित के क्षेत्रों में ही लिखना है, उससे भटकना नहीं है। वैसे हमारे सोचने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से इन गुणों को धारण करती है। ठीक है, जिस तरह हम सोचते हैं तो हमारे गुण भी वैसे हो जाते हैं। फिर भी सचेत न रहने पर, सोच समझ कर न चलने पर संभव है कि ये गुण कहीं कहीं नदारद हो जाएगा। मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर सोच संभल कर नहीं चलोगे तो आपका ये जो गुण है आपको बर्बाद कर देगा, आपको अर्थहीन कर देगा। यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्यतः निबंधों या आलेखों, प्रश्नोत्तर में जहां मैं शैली का प्रयोग वर्जित होता है, वहां पर प्रयोग नहीं करना होता है। वहीं इस तरह के लेखन में कैसा, कोई भी आप लेख लिख रहे हैं, चाहे सुसंबद्धता या सुसंगठित, तो उस लेख में मैं की आवाजाही बेरोक टोक चल सकती है एकदम। यहाँ विषय की प्रकृति में ही निहित होगा कि
लेख में व्यक्त विचारों में, लेख में जो व्यक्त विचार होते हैं, विचार उसमें जो डाले जाते हैं, आत्मनिष्ठता और लेखक के व्यक्तित्व की छाप होगी। मतलब लेखक के आत्मनिष्ठता और लेखक के व्यक्तित्व, अपनी उसकी व्यक्तित्व की, निजी व्यक्तित्व की छाप होगी। इसलिए अन्यत्र वस्तुनिष्ठता के आग्रह में मैं शैली को भले ही ठीक न माना जाए, मैं बहुत जगह पर नहीं होता है, हम सब हो सकते हैं, तो मैं को ठीक न माना जाए, यहाँ उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। यहाँ पर आप चले जाओ कविता में, कहानी में, चाहे अलग अलग बड़के बड़के नाटक में, तो वहां पर मैं में कोई प्रतिबंध नहीं होता, जितना बार हो सके उतना बार लिखो। आइए अब आपको सामने कुछ नमूने पेश करते हैं। सबसे पहले 3 नमूने एक ही विषय दीवाल घड़ी पर है। ठीक है, यह बिल्कुल खुला हुआ विषय है। प्रस्तावित करने वाला यहाँ किसी तरह की चौहद्दी नहीं बांध रहा है, चौहद्दी ही नहीं है। वहां आपको इस बात की छूट दिया जा रहा है कि आप इस विषय के साथ आपके जहन में जो भी ख्याल उभर रहे हैं उन्हें सुसंगठित तरीके से शब्दबद्ध करें। अगर वह दीवाल घड़ी की उपयोगिता, दीवाल घड़ी का इतिहास जैसा कोई विषय प्रस्तावित करता है तो बात और थी। वहां ढीला ढाला ही सही, एक बंधन होता है। ठीक है, ढीला ढाला ही सही, लेकिन एक बंधन होता है और आप उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए लेखन करते हैं। ठीक है, कहां से पढ़ते हो कि गड़बड़ हो गया? यहाँ पर देखो, आप अगर सुसंबद्धता से चलोगे तो ठीक है, लेकिन सुसंगत के तरीकों से चलोगे तो आपको कुछ बातों को, मर्यादा को ध्यान में रखना पड़ता है। और जिस दिशा में जाकर जुगाली करना चाहते हैं, जहां भी जाकर आप जुगाली करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, करें, चाहे जो भी लिखना चाहते हैं लिखे। इन तीनों नमूनों को देखकर यह बात आपके सामने साफ हो जाएगी। चलिए, दीवाल घड़ी, उसे देखते ही किसी फिल्म का एक खूबसूरत सा दृश्य याद आता है। घड़ियों की एक दुकान में नायक नायिका की मुलाकात होती है, हीरो हीरोइन की मुलाकात होती है। हर तरफ भांति भांति की घड़ियां टंगी होती है। 12 बजने ही वाले हैं, 12 उस समय बजने वाले थे। ज्यों ही नाटक कुछ कहना चाहता था, ज्यों ही नायक कुछ कहना चाहता था, और वह कुछ बड़ा ही मानीखेज है। क्या है? बड़ा ही मानीखेज है। घड़ियों की सुइयां 12 पर पहुंच जाती है, 12 बज जाती है, और एक एक कर सारी घड़ियों के 12 बार घंटी बजने की आवाज उठने लगती है, टन टनाटन टन टनाटन टन। और अगले कुछ सेकंड तक ऐसे संगीतमय शोर गूंजता रहता है वहां पे कि नायक जो था हकला कर चुप रह जाता है, और घड़ियों ने मानो उनका मंच ही छीन लिया हो। फिर नायक नायिका दोनों इस मधुर विडंबना पर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। यह खूबसूरत दृश्य मेरी याददाश्त में उसी तरह टंगा है, इसी तरह दिखता है उस समय। किस तरह एक खूबसूरत सा दृश्य जब हमारे आंखों के सामने आता है तो ये याद के रूप में मन में चला जाता है। जिस तरह दीवार पर घड़ी टंगी होती है और कहीं आती जाती नहीं है, हमेशा स्थिर फिर भी गतिशील होती है, हमेशा एक ही जगह पर होता है फिर भी चलते रहती है। वही तो घड़ी है भैया, वही घड़ी है। ऐसा कोई स्मृतियां दीवार घड़ी के साथ जुड़ी है क्या? हाँ या ना? मेरे घर में जब पहली दीवार घड़ी खरीद कर आई, मेरे घर में जब पहला दीवार घड़ी लगा तो वही अभी तक भी आखिरी, मतलब वह घड़ी अभी तक भी है। क्या है? वह अभी तक भी आखिरी भी है, वही चल रहा है। तो उसे टांगने की जुगत में पूरा घर जिस तरह लगा रहता था, उसकी याद आते ही बेसाख्ता हंसी टूट पड़ता है। मतलब एकदम इतना मन खुश हो जाता है कि टांगने के लिए हमने क्या क्या किया था।
हम सब उस दिन अंकल पोजर की मुद्रा में थे। किस मुद्रा में? अंकल पोजर की मुद्रा में। हर कोई हर कोई भवन शास्त्र से लेकर सूर्योदय शास्त्र तक, क्या है, सौंदर्य शास्त्र तक का विश्लेषण होने का दावा कर रहा था। और घड़ी यहाँ टांगनी चाहिए, घड़ी यहाँ टांगनी चाहिए, नहीं वहां टांगनी चाहिए, नहीं यहाँ टांगना चाहिए, नहीं वहां टांगना चाहिए, ऐसे ऐसे बातें वहां पर चल रही थी। कील ऐसे ठोकी जानी, मतलब कील जब ठोका जाना था ना, तो कील ऐसे ठोकी जानी चाहिए जहां, मतलब ये था कि कील वहां पर ठोको, नहीं वैसे ठोकी जानी चाहिए, नहीं ऐसे ठोकी जानी चाहिए। घड़ी हाथ की पहुंच में होनी चाहिए, घड़ी हाथ के पहुंच में, नहीं पहुंच से बाहर होनी चाहिए। ये सब बात चलते हैं वहां पे। ये सारी बहसें हम तमाम विषयों के बीच चलती रही है। ठीक है, आगे अंत में जब सर्वसहमति से किसी फार्मूला के तहत काम संपन्न हो पाया, तब एक दीवार पर कम से कम 6 जगह ऐसी टांगे जाने की कोशिशों के निशान छूट चुके थे। मतलब इतना जगह पर हमने उसको टुक 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 कील को ठोका था कि 6 जगह पर निशान पड़ गए थे। अगली दिवाली पर इन गड्ढों के भरे जाने तक दीवाल घड़ी तारों के बीच चकमकाते, यहाँ पर देखो क्या होता था, अगली दिवाली में जब पेंट होगा तब ना भरा जाएगा, उसके बीच घड़ी सितारों के, किसके बीच में? तारों के बीच में चमकते धवल चांद की तरह स्थापित रही। मतलब चारों तरफ फुटल फाटल है, बीच में घड़ी है, मतलब सितारों के बीच में एक चांद सा घड़ी दिख रहा है, क्योंकि घड़ी उस समय गोल हुआ करता था। आज भी घड़ी गोल ही हुआ करते हैं। हाँ, पहले के जमाने की बात आ जाती है, अलग बात है। चांद तो अब भी है, पर तारे नहीं रह गए, क्योंकि दिवाली में भर दिया गया। यह चांद ऐसा है जो तकरीबन सभी मध्यवर्गीय घरों में पाया जाता है। यह चांद हर मध्यवर्गीय घर में होता है, मतलब हर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर घड़ी होता है। लेकिन आज के जमाने में नहीं हो रहा है। मेरी ही तरह उन घरों के बासिंदों के मन भी, मेरे ही तरह उन सारे घर वालों के मन में भी उसे लेकर कुछ ना कुछ यादें बसी हुई होंगी। और यह कितना अजीब है कि जो प्रशिक्षण समय, जो यहाँ पर प्रशिक्षण समय के बीते जाने पर, ये जो इधर ठोको उधर ठोको जो प्रशिक्षण का समय था, वे बीते जाने पर, जब बीत गया तब टकटकती लगाए रखते हैं। वही स्मृतियों के रूप में हमारे भीतर समय को किन्हीं स्थिर भी कर देता है। अब देखो, उस समय को हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग में वो स्थिर भी कर देता है कि यहाँ पर ये सही हुआ है, यहाँ पर ये सही था, इस सब के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं दीवाल घड़ी 2। दीवाल घड़ी 1 पढ़ गए हमने, अब दीवाल घड़ी 2 पर जाते हैं, तो उसमें देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ऊपर देखते हैं। वह मेरे ठीक सामने है, कौन सा घड़ी? वह मेरे ठीक सामने है, एक साफ सुथरी दीवार पर कील के सहारे टंगी हुई है। कील दिखती नहीं है क्योंकि घड़ी के पीछे होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि कील पर उसके टांगे होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन तर्कशास्त्रियों ने तो तर्क संगत अनुमान को भी प्रमाण की ही श्रेणी में रखा है। इसलिए तर्क पर आधारित यह अनुमान बिल्कुल निरापाद है। क्या है? निरापाद है कि घड़ी कील के सहारे टंगी है, घड़ी कील के सहारे टंगी है। वह अपनी जगह बिल्कुल स्थिर ही है, पता नहीं कब से, लेकिन चल रही है। उसके कांटे में एक अनवरत चक्रीय गति है, एक बिना रुके वो धीरे धीरे चलते रहती है। चक्र या वृत्त की न हो, यहाँ पर देखो फिर से, चक्र या वृत्त की न कोई शुरुआत होती है न उसका कोई अंत होता है। इस तरह इन कांटों की चक्रीय गति हमें बताती है कि समय क्या है? समय अनादि अनंत है। समय अनादि अनंत है, रुकने वाला नहीं है, वो चलता रहेगा, फिर घूम कर आएगा, फिर घूम कर आएगा। तो एक गाना है
कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वही काटोगे। तो घड़ी को दीवार के आसन पर बिठाकर मानो यही बताते रहने का जिम्मा सौंप दिया गया हो कि समय लगातार बीत रहा है, बीत रहा है, बीत रहा है, पर खत्म होने के लिए नहीं, खत्म होने के लिए नहीं बीत रहा है, लेकिन बीत रहा है। यह विरोधाभास सा लगता है कि समय बीत भी रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि 12 बजे से शुरू होता है, फिर 12 बज जाता है, 12 बजे से शुरू होता है, फिर 12 बज जाता है, 24 घंटे से शुरू होता है, फिर 24 घंटे पूरा हो जाता है। ऐसे किसी झुके हुए मर्तबान किसी झुके हुए मर्तबान से लगातार पानी गिर रहा है। मर्तबान क्या होता है? मर्तबान कुछ बर्तन हो सकता है, कुछ टैंकी वगैरह हो सकता है, वहां से लगातार पानी गिर रहा है, पर न पानी कम होता है और न मर्तबान खाली होता है, न पानी कम होता है, न ही वो बर्तन खाली होता है। गौर करे तो यह विरोधाभास नहीं है। ये क्या है? समय अनंत है, समय अनंत है, पर हम सबको अपना अपना समय अंत नहीं। अब यहाँ पर देखो, पर सबका अपना अपना समय अनंत नहीं। यहाँ पर समय अनंत है, लेकिन सबका अपना अपना समय अमर नहीं होता है, कोई भी अमर पैदा नहीं होता है। यहाँ पे घड़ी के चक्र में हर थोड़े थोड़े दूर पर, घड़ी के चक्र को देखोगे तो हर थोड़े थोड़े दूर पर जो लकीर है, लाइनिंग है, ठीक है, जो लकीर है वह समय के कृत्रिम खंड की सही आगे है। वे हमें बताती है कि हर इंसान का हर चीज का और हर काम का अपना समय होता है। मतलब इस काम का 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 घंटा भी बताती है कि नहीं? तो हर लकीर में घंटा होता है, हर घड़ी में लकीर खींचा जाता है, क्या हो? घंटा बताने के लिए। लकीर नहीं होता, बड़ा सा बुंदा होता है, बुंदा, जिसको स्टॉप पॉइंट बोलते हैं ना। तो बड़ा सा बुंदा भी हो सकता है, चाहे लाइनिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। हमारे हाथ में जो घड़ी है उसमें लाइनिंग लगा हुआ है। मैं इधर देख कर मैं फिर से बताता हूँ। जी हाँ, हमारे हाथ में पहनने वाला जो हमारा हाथ घड़ी है, इसमें लाइनिंग लगा हुआ है, लेकिन हमारे पास जो दीवार घड़ी है उसमें नंबर लिखा गया है। और हम दोनों घड़ी 12 घंटे वाली ही पहनते हैं, ज्यादा ऊपर वाला ना पहनते हैं, क्योंकि उसका चलन अब खत्म हो चुका है ना। लेकिन कभी कभी रखते हैं, हम पहन लेते हैं। याद आता है कौन बनेगा करोड़पति का वह छोटा सा बहुचर्चित जुल्मा। यहाँ पर देखो, नहीं छोटा है ना कुछ यहाँ पर लाइनें। तो हर चीज का अपना अपना समय होता है, वह शुरू भी होता है और खत्म भी हो जाता है, शुरू भी होता है और खत्म भी हो जाता है। याद आता है कौन बनेगा करोड़पति का वह छोटा सा बहुचर्चित जुल्मा। वह बात है, तो आपका समय शुरू होता है अब देखिए, अब घड़ी 3 पे आते हैं। अब हमारा समय यहां से शुरू होता है। वह मेरे ठीक सामने है। क्या है? वह मेरे ठीक सामने है। करोड़पति में किस तरह आपको मिलते हैं 30 सेकंड, 30 सेकंड में जवाब आपको देना है। वह 30 सेकंड में आपने जवाब दे दिया, आपको मिलते हैं 40 लाख रुपए, बोला जाता है ना। वैसे आगे देखो, एक साफ सुथरी दीवार पर कील के सहारे टंगी हुई, एक साफ सुथरी दीवार पर कील के जरिए टंगी हुई घड़ी बिल्कुल स्थिर है अपनी जगह पर, पता नहीं कब से, लेकिन है, पर लगातार चल रही है। क्या बात है? एक जगह पर लगा हुआ है, लगातार चल रहा है। हिंदी में टिक 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 टिक, और अंग्रेजी में टिक टक टिक टक टिक टक। उसे अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती, फिर भी हम लोग उसको समझ जाते हैं क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोलता है। आगे, पर दोनों तरह के भाषाभाषी उसके पदचाप को अपने अपने तरीके से सुनते हैं। मतलब जिस भी भाषा का हो, अपने शब्दों में ही उसको टिक टिक की आवाज सुनाई देती है। वो टिंग 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 वैसा सुनता है तो वैसा सुनाई देगा। हम लोग टिक 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 सुनते हैं तो हमको कैसा सुनाई देगा। मतलब जिस तरह हमारी भाषा है मातृभाषा, उस तरह हमें सुनाई देगा। इंग्लिश वाले को ट्रिंग ट्रोंग ट्रिंग ट्रोंग ट्रिंग ट्रोंग ट्रिंग ट्रोंग ऐसे भी सुनाई देता है।
ठीक वैसे ही जैसे कुत्ता को अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती, कुत्ता को अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती, पर अंग्रेजी समाज के लिए वह बाऊ बाऊ करता है। क्या करता है? बाऊ बाऊ करता है। भाव भाव नहीं करता है, बाऊ बाऊ करता है। और हिंदी समाज के लिए भाव 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 करता है। समझ में आया ना? यही है। टिक टिक या टिकटॉक, टिक टिक या टिकटॉक की पदजाप के साथ, मतलब उसके आवाज के साथ लगातार चलायमान यह घड़ी सामने के दीवार पर एक खूबसूरत सी बिंदी के समान दिख रही है। मतलब जिस तरह लड़कियों की बिंदी होती है ना, वैसे एक खूबसूरत सा बिंदी जैसा दीवार पर दिखता है। कमरे की चारों दीवारों पर कहीं भी, कमरे के चारों दीवारों पर कहीं भी और कुछ नहीं है। न कोई पेंटिंग है, न कोई कैलेंडर है, ना कोई पेंटिंग, ना ही कोई कैलेंडर है। ऐसे में इस गोलाकार घड़ी का वजूद सिर्फ उपयोगितावादी नहीं लगता, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए नहीं लगता, वो खूबसूरती के लिए भी है। किसके लिए? खूबसूरती के लिए भी है। दीवार की हल्की पीली रंगत के साथ इसका भूरा रंग एक यहाँ पर क्या समझो, जो उसका भूरा रंग जो है नैना विराम करंट टस्टर रच देता है, एक तरीके से मशीन जैसा। और इसकी अनकत चलती, ये बिना रुके जब चलती रहती है सुइयां दीवारों की स्थिरता के बीच, दीवार जब स्थिर है उसके बीच में एक जीवंत संपदा भरती है। मतलब ऐसा लगता है ना कि दीवार एकदम सुनसान है, एकदम शांत है, उसके बीच में जो सुई चलता है वो उसमें स्थिरता भर देता है, उस स्थिरता के बीच में जीवन भर देता है, जीवन संपदन भरती है, एक जीवन दिखता है। और दीवार की खामोशी और स्थिरता के बीच वह ऐसी दिखती है मानो कोई बच्चा चुपचाप बैठे रहने की सजा निभा रहा हो। मतलब कोई बच्चा चुपचाप कहीं बैठता है ना, वैसा लगता है घड़ी एक चुपचाप बैठकर हमें समय दिखा रही है। पर उसकी आंखें जो है लगातार बोल रही हो, हाँ हाँ हाँ, वह बोल रही है, वह अंग्रेजी में, वह हिंदी में वह बोल रही है, बल्कि एक ऐसी जबान में जिसे इस धरती पर रहने वाला हर समझदार इंसान समझता है। इस धरती पर रहने वाला हर समझदार इंसान घड़ी की आवाज को समझता है। और कुछ ज्यादा नहीं है तो इसके पास कहने के लिए वह तो सिर्फ इतना कह रही है कि वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। वह यही बोल रही है, घड़ी यही बोलता है कि वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। बात बड़ी है, छोटी नहीं है। बात बड़ी है, भले ही इस घड़ी की सुइयां मेरी कलम के आकार से ज्यादा बड़ी ना हो। इस घड़ी की सुई की आकार हमारे कलम से बड़ी ना हो। बस एक चीज अखरती है इससे। क्या अखरती है? लगाने वाले, यहाँ पर जो है लगाने वाले ने उसे ऐसी जगह लगाया है कि उसे देखो तो खिड़की की तरफ पीठ करना पड़ता है। काश ऐसा ना हो तो उसको जहां मन करे वहां लगा दो। इन नमूनों में से पहला मुख्यतः स्मृति आधारित है। क्या है? स्मृति मतलब याद शक्ति है। और दूसरा, दीवार घड़ी को देखकर जो यादें मन में उभर आई है, उन्हें लेखक एक तरतीब दे रहा है। तरतीब मतलब एक रास्ता दे रहा है, एक लेख में उसको लिख रहा है, तरतीब उसको रचना दे रहा है। तो तरतीब देने का सिलसिला जो है, सिलसिले में ध्यान इस बात का रखा गया है कि वे स्मृतियां पाठक को दिलचस्प जान पड़ेंगे और सही ही यथासंभव उन स्मृतियों से कहीं एक दो वाक्यों में ऐसा निचोड़ निकाल जाए कि वे किसी सामान्य सत्य यानी एक बड़े धरातल पर अनुभव किए जाने वाले सत्य की ओर इशारा करने लगेगा। वैसा ही करना पड़ता है। दूसरा नमूना दार्शनिक मिजाज का है। यहाँ लेखक दीवार घड़ी को देखता है और रोजमर्रा के छोटी छोटी चीजों से
रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठकर कुछ ऐसे गंभीर प्रश्नों की ओर उन्मुख हो जाता है जैसे जो उस घड़ी के साथ एक छिन्न तंतु से जुड़ा हुआ है, एक सुई से जुड़ा हुआ है। वैसे ये समय बीतता है, किसी के लिए रुका नहीं है, इसलिए तुम भी रुको मत, चलते रहो। दूसरा नमूना मुख्यतः अवलोकन अवलोकन आधारित है। कैसे में? सामने की दीवार पर एक घड़ी दिखती है और उसकी खूबसूरती, गति, आवाज, टंगे होने का अंदाज, ये सारी चीजें लेखक की टिप्पणी का विषय बन जाती है। टिप्पणी में जो टिप्पणी वो करते हैं उसमें स्थिति का बयान करने के साथ साथ वह अपनी राय भी जाहिर करता है। क्या करता है? अपनी राय को भी, अपनी व्यक्तित्व को भी उसमें जाहिर करता है और इनके द्वारा अपने लेखन को सपाट विवरण बनाने से बचता है। कहीं एक दो वाक्यों में निचोड़ के तौर पर किसी सामान्य सत्य को प्रतिष्ठित करने की पद्धति यहाँ भी अपनाई गई है। और नीचे देखो, तरीके और भी हो सकते हैं। मसलन किसी ज्वलंत सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्न, जातिवाद का जहर, नीचे जातिवाद का जहर भी पढ़ेंगे। पर लिखना हो तो आप तथ्य और उसका विश्लेषण प्रस्तुत करने की पद्धति अपना सकते हैं। जैसा विश्लेषण आपको बताया गया वैसा ही पद्धति आप अपना सकते हैं। किसी खास जगह के दृश्य, मेरे मोहल्ले का चौराहा को उकेरना हो तो आप कल्पना में उस दृश्य को स्थापित मानकर चल कैमरे की तरह अपने ब्यौरों को समेट सकते हैं, याद शक्ति से उसको समेट सकते हैं। और किसी प्रवृत्ति या चलन पर लिखना हो तो उसके गुण पर तर्क पूर्वक विचार करते हैं, मतलब उसके गुण और उसके अवगुण पर तर्क पूर्वक विचार करते हैं। और ये तरीके जो होते हैं पिछले 3 नमूनों के लिए अपनाए जा चुके हैं और उस तरीकों के लिए अपनाया। अब आगे देखिए, कहने का मतलब यह है कि अपनी सुविधा और विषय की मांग के अनुसार अपने तरीकों का चुनाव कर सकते हैं। जैसा तरीका, जैसा सुझाव, वैसा आप उसके बारे में सोचकर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया गया है, कहने का मतलब यह है कि अपनी सुविधा और विषय की मांग के अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके सामने विषय है, जातिवाद का जहर, तो आप क्या लिखोगे? तो देखिए, इसमें तो जाहिर है कि आप कल्पना की उड़ान वाली शैली नहीं अपनाएंगे। क्यों? यह एक ज्वलंत सामाजिक मुद्दा है। यह समाज का मुद्दा है जो आपसे ठोस विश्लेषण या स्पष्ट राय की मांग करता है। तो इस विषय के साथ आपका बर्ताव शायद कुछ इस तरह होगा। कैसा? जातिवाद। देखो नीचे मैं बताता हूं, तो यहां से समझ में आएगा जब पढ़ेंगे हम जातिवाद का जहर क्या होता है। जहर जीवित शरीर को मौत की नींद सुला देता है। जहर जो होता है जिंदा शरीर को मार सकता है, और अगर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के कारण, शरीर का जो जंग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसके कारण वह ऐसा न कर पाए, जहर अगर इंसान को ना मार पाए, तब भी शरीर की व्यवस्था में भयंकर उथल पुथल मचाकर उसे आसक्त और बीमार तो बना ही सकता है। अब आगे देखो, मानव समाज के जीवित शरीर में जातिवाद ने ऐसे ही जहर का काम किया है। हमारे जिन पुरखों ने कर्म के आधार पर वर्ण तय किए थे, कर्म के आधार पर आपके व्यवहार को तय किए थे, आपके जात को तय किए थे। जात मतलब ये नहीं जाति व्यवस्था, मतलब आपका वर्णन, कि आपके काम के अनुसार आपका वर्णन होगा। आप कुम्हार हो तो कुम्हार बोलेंगे, आप हजाम बाल काटते हो तो आपको हजाम नहीं बोलेंगे। ऐसे उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कल को यह विचार जन्मा जाति व्यवस्था में परिणित हो जाएगा। मतलब ये विचार मेरा जाति व्यवस्था बन जाएगा, नहीं तो वो सोचते ही नहीं। और इसके चलते गर्भ में शिशु के आते ही उसकी नियति तय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियति तय हो जाया करेगा। और उन्हें इस बात का शायद ही अंदाजा
रहा हो कि वे जो ये बीज बो रहे हैं उसे ऐसा विश्व वृक्ष, ऐसा मतलब जहर का पेड़ निकलेगा जो आगे हजारों साल तक गैर बराबरी और संतोष उत्पीड़न का आधार बनकर समाज की तंदुरुस्ती का क्षय करेगा। समाज की तंदुरुस्ती का क्षय करता रहेगा, मतलब समाज को बीमार करता रहेगा, समाज को बीमारी के इर्द गिर्द घुमाते रहेगा। आज हम बड़े बड़े औद्योगिक संयंत्र, बड़े बड़े मशीनों को, तीव्र गति वाले परिवहन संसाधनों को, स्वचालित उपकरणों को, कंप्यूटर या इंटरनेट के युग में जी रहे हैं। आज हम बड़े बड़े मशीनों के बीच में, कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में जी रहे हैं। फिर भी जन्म के आधार पर कुछ लोगों को अपना और कुछ को पराया माने, कुछ को अपना या पराया मानने, कुछ को बड़ा और कुछ को क्षुद्र, किसको क्षुद्र नहीं शूद्र, तो इसको क्षुद्र मानने की सदियों पुरानी परिपाटी कायम है। आज भी कुछ को बड़ा कुछ को क्षुद्र मानते हैं, और ये सब ब्राह्मणों का रचा हुआ ढोंग है। इसलिए ब्राह्मणों को कुछ भी इज्जत मत दो, वो उनको लात मारो, भगा डालो। ये मैं नहीं बोलता, मेरा भी विचार यही है कि जो लोग ऐसे अंधविश्वास को फैलाए हैं उनको बीच चौराहे पर कूटो, बनिया से पत्थर से मार कर मारो। आए दिन अखबारों में इस तरह के खबरें पढ़ने को मिलता है कि फलवा गांव के कस्बे में किसी प्रेमी युगल को इसलिए मार दिया गया, किसी प्रेमिका को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने अलग अलग जातियों से आने के बावजूद साथ जीवन बिताने का सपना देखा था, इसलिए उसको मार दिया गया। ऐसी खबरों का दोहराव होने में, मतलब इस खबर को फिर से आने में भी ज्यादा यहाँ पर अंतराल नहीं आता है, क्योंकि फिर किसी गांव में एक जाति विशेष के टोले पर किसी जाति के लोगों ने हमला कर दिया। अभी के अभी मैं जिस इलाके में रहता हूं, तो यहाँ पर अभी दशहरा खत्म हुआ है। दशहरा आज तारीख कितना है? आज तारीख 28/10/2023 है। मतलब 27/10/2023 को जब मूर्ति भसावन हो रहा था तो कुछ मुसलमानों ने उन पर पत्थरबाजी कर दिया मूर्ति पे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा छोटा ही झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हमारे 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दिए गए हैं। 2 दिन के लिए पूरा सारण अनुमंडल का इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। अभी तो मैं इस पर केस करूंगा, FIR करूंगा, बाद में आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ। तो चलिए, ऐसे होता रहता है। महिलाओं और बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, और यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को घर में घुस कर मारा गया है। क्यों? तू पत्थर कैसे मार दिया रे? तेरे को दिक्कत था तो थाना में जा, हमसे बोल, तू पत्थर काहे मार दिया? यह कहना गलत ना होगा कि जातिवाद तनाव हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन बैठा है। जो गाहे बगोहे अपना चरम रूप धारण कर लेता है और अपने तांडव में किसी भी जिंदगी को उजाड़ देता है। और ये जो लोगों की मानसिकता होती है, घटिया मानसिकता, जिसके वजह से कई जिंदगी बर्बाद हो जाते हैं, कई जिंदगियां उजड़ जाते हैं। तो ऐसे जहर को निकालो, ऐसे जहर को भगाओ यहां से। आगे देखो, सामान्य रूप से यह माना जाता है कि आधुनिक लोकतंत्र ऐसे मानव विरोधी, फिर से समझो यहाँ पे, सामान्य रूप से यह माना जाता है कि आधुनिक लोकतंत्र ऐसे मानव विरोधी परिघटनाओं चाहे परिपाटियों के बावजूद को मिटा डालता है, पर हमारे यहाँ मंजर ही उल्टा है। हमारे लोकतांत्रिक चुनाव ने जातिवादी भावनाओं को और गहरा बनाने का काम किया है। क्या किया है? और गहरा बनाने का काम किया है। अलग अलग जातियां राजनीतिक दलों के वोट बैंकों में तब्दील हो गई है। अलग अलग जाति अलग अलग राजनीतिक दलों के वोट के रूप में तब्दील हो गई है अब, कि हम इस जाति को ही वोट देंगे, हिंदू है हम हिंदू को वोट देंगे। ऐसे में कोई उम्मीद भी कैसे कर सकता है कि कोई कैसे उम्मीद कर लेगा कि एक लोकतांत्रिक जातिवाद की जड़ों पर प्रहार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना।
राजनीति में जब जातिगत आधारों पर गोलबंदियां होती है, जब वहां पर लोग भिड़ते हैं, तब स्वाभाविक है कि हमारे गली मोहल्ले, हमारे हमारे काम के स्थान, गली मोहल्ले काम के स्थान, हमारे शिक्षक संस्थान जहां हम पढ़ते हैं इत्यादि भी इस तरह की गोलबंदियों से मुक्त नहीं है। हर जगह पर गोलबंदी हो सकता है, लोग इकट्ठे हो सकते हैं। इस तरह शरीर में प्रवेश करने वाले जहर धमनियों में दौड़ते, मतलब नसों में दौड़ते खून की मदद से अंग अंग प्रत्यंगों तक पहुंच जाता है, हर क्षेत्र में पहुंच जाता है। वैसे ही जातिवाद का जहर समाज के हर अंग को अपने जकर में ले चुका है। जातिवाद का जो जहर है पूरे समाज को अपने जकर, मतलब अपने जाल में फंसा लिया है। पर इस समाज की जिजीविषा अद्भुत है। क्या है? अब जानिए। वह इस जहर को परास्त करके ही रहेगा। लेकिन आज के समय में लोग मान गए हैं कि जातिवाद जहर को हम खत्म कर देंगे, क्योंकि इससे जीना है और वह भी तंदुरुस्त रहकर जीना है, और घिसट कर नहीं जीना है, जिंदा एकदम तंदुरुस्त होकर जीना है। जातिवाद से फायदा उठाने वाले लोग मुट्ठी भर है। जातिवाद से जो फायदा उठाता है लोग, वो मुट्ठी भर है, और उसका नुकसान झेलने वाला बहुसंख्यक बहुत लोग है। इस बात को समझने के लिए संकेत हिंदुस्तान की जनता देने लगी है। अब जातिवाद नहीं, हम अपने अधिकार को मांगेंगे। जिस दिन उसकी सोच पर पड़े सारे झोल, हिंदुस्तान के जनता के दिमाग पर पड़े सारे झोल चीर कर यह बात साफ साफ देखने लगेगा आप सभी को कि उसी दिन इस मारक विषय का सही उपचार हो जाएगा। अगर जिस दिन लोगों के मन साफ साफ बातों को देखने लगेगा, जानने लगेगा, तो उस दिन इस जहर का अंत हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता है उसको। आगे देखो, पाठ से संवाद। अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए शब्दों का पूरा करें। इस शब्दों को पूरा करना है, वाक्य को पूरा करो। निम्नलिखित विषयों पर 200 से 300 शब्दों में लेख लिखिए। ठीक है। 3 नंबर, घर से स्कूल तक के सफर में आज आपने क्या क्या देखा, क्या अनुभव किया, लिखे और अपने लेख को एक अच्छा सा शीर्षक भी दे। 4 नंबर, अपने आसपास की किसी ऐसी चीज पर एक लेख लिखे जो आपको किसी जगह से वर्णित प्रतीत होता है। तो वहां से आप वर्णित कर से उसको लिख सकते हैं। वह कोई चाय की दुकान हो सकती है, कोई सैलून हो सकता है, कोई खोमचे वाला हो सकता है, ठेले वाला हो सकता है, या किसी खास दिन का लगने वाला हाट बाजार भी हो सकता है, हॉट बाजार जिसको बोल सकते हैं। विषय का सही अंदाज देने वाला शीर्षक अवश्य दे। मतलब अच्छे शीर्षक आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आपका यह अध्याय खत्म होता है और अगले अध्याय में पढ़ेंगे कार्यालयी लेखन का प्रक्रिया। ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको जो भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।